आज की किताब है लायर्स एंड आउटलायर्स। जब एक पर्टिकुलर ग्रुप छोटा होता है ना, तो उस पर्टिकुलर छोटे ग्रुप के अंदर में क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और जानते हैं कि कौन व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है और कौन व्यक्ति ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर ग्रुप में भी एक पर्टिकुलर भगवान होता है, डेइटी होता है। और एक ऐसा ग्रुप है जिसकी संख्या, जिसकी जिसकी जो पॉपुलेशन है वो एक हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और इस पॉपुलेशन के अंदर में अब स्ट्रेंजर लोग भी आपस में एनकाउंटर करते हैं। मतलब कि ऐसे लोग भी आपस में एनकाउंटर कर रहे हैं जो कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो जो भगवान, ये छोटा ग्रुप वाला है ना, 150 से कम ग्रुप वाला जो ग्रुप है, सोसाइटी है, उसके अंदर में जो भगवान होगा उसको मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं। और जो ग्रुप बहुत बड़ा होता है, जो जिसमें स्ट्रेंजर्स आने लग जाते हैं, स्ट्रेंजर से आपको इंटरेक्ट करने लग जाना पड़ता है, उसमें ऐसा जो भगवान है उसके अंदर वो उस भगवान में उस डेइटी के अंदर में मोरालिटी का कंपोनेंट जो है वो आ जाता है। क्योंकि जब दो व्यक्तियों को ट्रांजैक्ट करना है तो देयर हैज़ टू बी, या तो आप उसको पर्सनली जानते हो और अगर नहीं जानते हो तो एक थर्ड अथॉरिटी का होना ज़रूरी है। और वो थर्ड अथॉरिटी हम लोग इन्वेंट करते हैं। तो वो थर्ड अथॉरिटी गॉड हो सकती है कि हमने गॉड को इन्वेंट किया कि भाई हाँ ठीक है, हम दोनों एक ही भगवान को मानते हैं, तो चलो हम दोनों ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। वही चीज़ धीरे धीरे बदलती हुई कंपनीज में चेंज हो गई। तो आप, चूंकि आप और ड्राइवर एक ही भगवान में या एक ही पर्टिकुलर चीज़ में बिलीव करते हैं, वो है ऊबर, इसलिए आप दोनों आपस में बड़े आसानी के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपकी पैसा जो अपना जो मेहनत से आपने इतना सारा पैसा कमाया है, तो आप और एक पर्टिकुलर चीज़ में बिलीव करते हैं, जो तीसरी चीज़ होगी वो बैंक होगी, तब जाकर के आप उसमें अपना पैसा डाल सकते हैं। तो दिस बुक इज़ अबाउट ट्रस्ट, मोटा माटी मेनली। और इसके अंदर में हम बात करेंगे भैया, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट तोड़ने वाले भी होंगे, लायर्स भी होंगे, झूठ बोलने वाले भी होंगे, और आउटलायर भी होंगे। जो कि आउटलायर सिंपली है कि भैया जब हम किसी भी पर्टिकुलर उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते में, या अगर आप कोई भी पर्टिकुलर रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू लेकर के एक लाइन खींचते हैं किसी पर्टिकुलर स्कैटर्ड प्लॉट के अंदर में, एक मीन वाली लाइन खींचते हैं, तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ को, डेटा पॉइंट्स को आप छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आउटलाई कर रहे होते हैं। स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंदर में किस तरीके से इंडल्ज होगा, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपको अपनी क्लास के अंदर में 100 लोग हैं और 100 लोगों के एवरेज नंबर निकालने हैं, तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा जो फेल हुआ है या बच्चा जिसके बटे बटे नंबर आ गए, उनको हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। हम उनको कंसिडर करते हैं आउटलायर, कि ये असल तस्वीर पेश नहीं करें। क्योंकि एक बच्चा अगर फेल हो जाए, एक बच्चा अगर पेपर में कुछ भी ना लिख करके आए, 0 नंबर आ गए उसके अगर, और अगर मैं एक बच्चे की 0 नंबर लगा दूंगा और क्लास का अगर मैं मान लो कि 3 बच्चे ऐसे थे, है ना, 100 बच्चे थे, 100 में से केवल 3 बच्चे ऐसे थे जो पेपर में कुछ लिख करके नहीं आए, 0 नंबर आ गए। लेकिन इन 3 बच्चों की वजह से जो एवरेज है क्लास का, अगर मैं इस क्लास का एवरेज निकालूं इन 3 0 वाले बच्चों को हटा करके, तो मान लो आता है 65%। लेकिन इन 3 बच्चों को अगर मैं लगा दूंगा 0 वालों को, तो एवरेज घट करके 56 आ जाएगा। और 56 एक असल तस्वीर नहीं है इस पर्टिकुलर क्लास की। जो 60 से ऊपर 65 वगैरह जो है वो क्लास के एवरेज की अच्छी तस्वीर है। तो इसलिए हम ऐसे आउटलायर्स को, तो जो मेरे तस्वीर को जो अच्छे से पेश ना कर पा रहे हों, ऐसे आउटलायर्स को हम हटा देते हैं। तो ये तो है स्टैटिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से आउटलायर का क्या मतलब है। लेकिन किस तरीके से कि गॉड मॉरल हो सकता है और इमॉरल हो सकता है, ये बात इस पर डिपेंड करेगी कि आपका जो सोसाइटी है, सोशल ग्रुप है, वो एक ट्राइब है। और इतनी छोटी अगर ट्राइब है जिसमें 150 लोग हैं और 150 से कम लोग हैं, तो उसके अंदर में भगवान को मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। और अगर उसके अंदर में इतने लोग हैं कि जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते हैं और एक दूसरे से आमना सामना हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर ट्राइब या उस पर्टिकुलर सोसाइटी का जो गॉड इन्वेंट किया जाएगा, उस गॉड को मोरालिटी से भी लेना देना होगा। तो इस किताब के अंदर में अगर हम देखें तो टोटल 17 चैप्टर रहेंगे, और 17 चैप्टर में से इस किताब को जो है मोटा माटी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो पहला तो हम शुरुआत करेंगे आज ओवरव्यू से। और ओवरव्यू में किस तरीके से इसको ज़रा यहाँ ले लेते हैं कि यहाँ पर PDF है, और PDF में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू वाले चैप्टर के अंदर में। इसी तरीके से हर चैप्टर और हर चैप्टर के अंदर में जो कॉन्सेप्ट होंगे वो हम डिस्कस करते हुए चले जाएंगे।
आइडिया क्या है? आइडिया है ट्रस्ट का। चलो शुरुआत कर देते हैं भाई। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर सभी लोग आपस में, एक पर्टिकुलर 100 लोगों का ग्रुप है और 100 लोगों का ग्रुप है, अगर उसमें से 95 या 98 लोग, 1000 लोगों का ले लेते हैं, तो 1000 लोगों में से अगर 995 लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो वो सोसाइटी अच्छी चलेगी। एज़ कम्पेयर टू ऐसी सोसाइटी जिसमें बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वो सोसाइटी बहुत ज़्यादा केओटिक हो जाएगी वहाँ पर। मतलब आप अपने बहुत आसानी से इस बात को आसान से दिमाग में सोच करके देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर में वो पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर क्राइम ज़्यादा चल रहा है। ऐसी सोसाइटी, ऐसे स्लम्स, ऐसी जगहें, ऐसे राज्य, ऐसे ज़िले जहाँ पर बहुत ज़्यादा जहाँ पर ट्रस्ट इशू है। मतलब कि ट्रस्ट कैसे? मतलब कि आप सरकार पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सरकार वादे करके जाती है, सड़कें बनाएंगी, सड़कें नहीं बनती। पुलिस वालों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि भैया क्योंकि पुलिस वाले रिश्वत लेकर के मुजरिमों को खुला छोड़ दे रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रस्ट के इश्यूज़ आ रहे हैं। वो पर्टिकुलर सोसाइटी के आगे बढ़ने की संभावना बहुत 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 कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो कि एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। और क्योंकि वो ट्रस्ट कर पा रहे हैं, भाई आपने एक बटन दबाया, बटन दबा करके आपकी गाड़ी आई, गाड़ी में आकर के बैठ गए और गाड़ी में जहाँ पर आकर के बैठे और वहाँ पर जाके उतर गए। आपने उसमें भी एक बटन दबाया और इस बात का भरोसा दिया ड्राइवर को कि हाँ आपके अकाउंट में एक दिन पैसा आ जाएगा, क्योंकि आपने अभी यूपीआई किया है तो थोड़े दिन के बाद आएगा उसके अकाउंट में पैसा, जो कंपनी से होकर के आएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे प्रोसेस में आप नहीं डरे कि भैया ये व्यक्ति मेरे को चाकू वाकू मार देगा। वो व्यक्ति नहीं डरा कि भैया ये मेरी गाड़ी में बैठ रहा है, मेरे को घुसा घुसा मार करके मेरी गाड़ी छीन करके ले जाएगा। ऐसे केसेस हो सकता है कि इंडिया में कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने के लिए मिले और इसीलिए वहाँ पर ट्रस्ट इशू ज़्यादा है और आगे बढ़ने की जो संभावना है वो कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू वो देश जहाँ पर हाँ आसानी से आप व्यक्तियों पे, एक दूसरे के ऊपर, स्ट्रेंजर्स के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ऐसी कंट्री एग्जिस्ट करती हैं। और जब देखेंगे आप जब मोटा माटी इस दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई में उन देशों के अंदर में, जैसे श्रीलंका जैसा देश है, तो वहाँ पर आपको ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा जितनी ज़्यादा अथॉरिटीज़, जितनी ज़्यादा कंपनियां, जितने ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम, जितने ज़्यादा लोग, जितनी ज़्यादा सरकार, जितना ज़्यादा पुलिस वाले, जितना ज़्यादा जुडिशरी सिस्टम, ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर जितना ज़्यादा अच्छे से विश्वास कर सकते हैं। इंडिया के अंदर में भी आपने कई बार ये शब्द सुना होगा कि भैया इससे इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जब निठारी कांड में या आपका जितने भी केसेस होते हैं उसके अंदर में जब किसी को फांसी दी जाती है तो बोलते हैं कि हाँ इससे जो है लोगों का जो विश्वास है वो जुडिशरी सिस्टम में दोबारा से पुख्ता हुआ होगा, ट्रस्ट दोबारा से रीस्टैब्लिश हुआ होगा। तो किस तरीके से ट्रस्ट भगवान को मोरल बनाने से लेकर के पूरे के पूरे देश की जो प्रगति है वो ऊपर नीचे कहाँ पर जाएगी, वो केवल और केवल ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है। और उस ही ट्रस्ट की आइडिया को हम खोल करके रखेंगे। हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप देखेंगे कि वो कंट्रीज़ जिसके अंदर में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो नेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलप्ड नेशन के लेवल पे कंसिडर किए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वो देश जहाँ पर आप अथॉरिटीज़ पे कम ट्रस्ट कर सकते हैं, चाहे उसमें श्रीलंका हो, चाहे उसमें साउथ अफ्रीका के देश हो, या इंडिया के अंदर में अलग अलग तबके में अलग अलग। आपको मालूम है क्या इंडिया के अंदर में आप मर्डर वर्डर हो जाता है तो आप पुलिस वालों और जुडिशरी सिस्टम में ही इतने चक्कर लगाते रह जाएंगे कि क्योंकि ट्रस्ट है ही नहीं हमारा जुडिशरी सिस्टम में। लोग बोलते हैं कि हाँ यार बाहरी सेटलमेंट कर लेते हैं। तो अब जहाँ पर भी ट्रस्ट होगा वहाँ पर ट्रस्ट को ब्रेक करने वाले होंगे। और ये ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इस केस में हो रहा है, मतलब कि सोसाइटी केस में हो रहा है। मतलब ये आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के पूरे कम्युनिटी, ह्यूमन की जितनी कॉन्शियस कम्युनिटी तक हर जगह आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि किस तरीके से जहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया अगर आपस में हैं और बैक्टीरिया इस तरीके से आपस में हैं कि एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन शो कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से थ्राइव करेंगे बनिस्बत के अगर वहाँ पर पैरासाइट्स ज़्यादा हो जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है कि वाई डिड ही ब्रेक माई ट्रस्ट। हाँ, ये कितनी अजीब बात है ना कि भैया सवाल ये नहीं है कि आप हम तो मान कर के ही चलते हैं आज के समाज में कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो हम पर अगर ट्रस्ट कर रहा है, हम तो ये बोल करके रोने लग जाते हैं कि अरे यार मेरा विश्वास तोड़ दिया, अरे यार मेरा विश्वास तोड़ दिया। अरे भैया ये सोचना कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि वो ट्रस्ट है ही क्यों? ट्रस्ट जैसी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट ही क्यों करती है? अगर आप अब देखें तो क्या ट्रस्ट जैसी चीज़ केवल और केवल ह्यूमंस ने इन्वेंट की है या और पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में भी मिलती है? इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, हाउ द लैक ऑफ ट्रस्ट लीड टू द इन्वेंशन ऑफ गॉड, वो अभी हमने देखा कि किस तरीके से कि
गॉड एक थर्ड पार्टी है, एक मीडियम वाली पार्टी है जिसके ज़रिए हम ट्रांजैक्शन, बहुत सारी चीज़ों में हम ट्रांजैक्शन करते हैं। एक बहुत बड़ा क्या नाम है, आप रीजनिंग लोग, बड़े लोगों से आप जब बात करेंगे कि भैया आप एक ही पर्टिकुलर ग्रुप में जो है वो शादियाँ क्यों करते हैं, कि पर्टिकुलर कास्ट में जो है वो शादियाँ क्यों करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा जो आपको आंसर सुनने के लिए मिलेगा कि वो है ट्रस्ट। कि आप भले से डेटा हमें ये बताता है कि आप ट्रस्ट, मतलब कि इस पर्टिकुलर केस में चाहे वो हर तरीके की संभावना है, कि ऐसा नहीं है कि कोई कम केसेस मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज के डोमेस्टिक वायलेंस के, पोस्ट मैरिटल रेप्स के, ऐसा नहीं है कि अगर आप कास्ट के, सेम कास्ट के अंदर में, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है ना, तो औरत की वो तो जो शोषण होना है वो तो औरत का होना ही है, तो वो तो इस पर्टिकुलर वजह से है, वो इस वजह से वो फ्लरिश नहीं करेगी फीमेल के, क्योंकि तुमने उसको सेम कास्ट में शादी करा दी गई है उसकी। तो ये एक रीजनिंग दी जाती है उन लोगों की तरफ से कि किस तरीके से हम, क्योंकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप देख लेंगे कि हाँ सेम कास्ट से हैं, फैसला करवा दिया जाएगा बिठा करके, इस तरीके की। इन्वेंशन ऑफ कंपनी किस तरीके से, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कुछ नहीं है, आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं, वो एक आइडिया है, आप उस पर्टिकुलर आइडिया में विश्वास करते हैं, और जब उसमें अपना ट्रस्ट रखते हैं, कोई भी चीज़, ध्यान से सुनिए, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है अगर इनफ नंबर ऑफ पीपल आर बिलीविंग इन इट। ऊबर, ओला या कोई भी पर्टिकुलर कंपनी, टाटा वाटा, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है। अगर जमशेद सिंह टाटा मर गए तो उसके बाद टाटा कंपनी ख़त्म नहीं हो गई थी, और तो उसका किसी इंसान से 1 to 1 का नाता नहीं है किसी पर्टिकुलर कंपनी का। तो किस तरीके से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन को करवाने के लिए। ट्रस्ट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ मोर एफिशिएंट। मतलब क्या करेंगे, क्या उखाड़ेंगे, मतलब कि अगर ऐसा होता कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी है और उसके अंदर में अगर कोई व्यक्ति किसी का सामान चोरी करके ले जा सकता है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई आप कि लोग अब उस पर्टिकुलर सिस्टम में विश्वास नहीं रखेंगे, लोग टैक्सेस नहीं देंगे, अपना सामान इस तरीके से बचा करके रखेंगे, हर तरीके की प्रॉब्लम पेश आएगी एज़ कम्पेयर टू वो पर्टिकुलर कम्युनिटी या वो पर्टिकुलर सोसाइटी जिसके अंदर में ट्रस्ट बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड है। वहाँ वो इस एफिशिएंट सोसाइटी रहेगी। आप डरे हुए नहीं रहेंगे, आप किसी काम को करने से घबराएंगे नहीं, आप खेती करने से नहीं घबराएंगे, क्योंकि आप खेती करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ की खेती की तो लोग आएंगे और वो मेरी फसल को काट करके मेरे से ले जाएंगे, तो मैं क्यों खेती करूँ, मैं भी कुछ ना कुछ और तरीके का काम कर लेता हूँ। इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया गया था आपका जो बिहेव जो किताब लिखी है रॉबर्ट सपोल्स्की ने, कि किस तरीके से, कि ध्यान दीजिए कि भाई पहली बात तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों की होने की वजह से कि मैं जो आर्ग्यूमेंट दूंगा वो अकेले आर्ग्यूमेंट नहीं, उसके साथ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। किस तरीके से अगर कि काउ बेल्ट वाले ऐसी जगह जहाँ पर भाई दो तरीके की सोसाइटी थी, एक पशु प्रधान सोसाइटी जहाँ पर पशु पालन ज़्यादा किया जाता था, खेती उतनी नहीं की जाती थी, एक खेती वाली जो सोसाइटी है वो। तो आप देखेंगे कि वो पर्टिकुलर जगह जहाँ पर पशुपालन बहुत अच्छा मात्रा में अगर देखा जा रहा है, तो वहाँ कोई व्यक्ति अगर चोर आता है तो चोर आने के बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि अगर आपका बहुत बड़ा खेत है तो भाई खेत में से क्या ही ले जाएगा, भाई 2 मूली ले जाएगा, 4 आम ले जाएगा, पूरा का पूरा खेत तो गेहूं का उठा करके, चावल का उठा करके नहीं ले जाएगा ना 15 मिनट में। लेकिन 15 मिनट के अंदर में आपके पास अगर 15 गाय हैं तो 15 गाय या 20 भेड़ जो है वो 15 मिनट के अंदर में गायब की जा सकती हैं। और ये देखा गया कि किस तरीके से जो सोसाइटी जिनके अंदर में पशुपालन ज़्यादा होता है वहाँ पर बस व्यक्ति को सामने से पहले से आवाभगत दी जाती है, जो कि आपको इंडिया के अगर आर्ग्यूमेंट दिया जाए तो काउ बेल्ट में आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पर पशुपालन कंपैरेटिवली पूरे इंडिया से सबसे ज़्यादा जो पशुपालन है वो काउ बेल्ट में इधर जो है आपका यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको पशुपालन कंपैरेटिव ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसके लिए आप क्या देखेंगे कि किस तरीके से कि जब कोई मेहमान आता है तो उसकी आवाभगत पहले से बहुत ज़्यादा की जाती है कि भैया देखो हम पहले से ही हमारा ट्रस्ट जो है स्टैब्लिश कर रहे हैं तुम्हारे अंदर में, यू बेटर नॉट टेक आर कैटल्स, कि हमारा किसी भी तरीके से कैटल वैटल मत लेकर के जाना। और फिर वहाँ से इस तरीके की सोसाइटी उपजती हैं जो कि ऑनर बेस्ड सोसाइटी होती हैं कि भैया हम तुम्हारे को पहले से ही इज्जत बख्श रहे हैं, तो तुम हमको ट्रस्ट हमारा तोड़ करके हमें बेइज्जती मत करना। और वहाँ से फिर आती है ऑनर। और किस तरीके से देखिए कि किस तरीके से वही ऑनर बढ़ते 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 जैसे वो लड़की की केस में पहुँचता है और वहाँ से वो ऑनर के लिए केवल और केवल अपने ऑनर के लिए, भाई क्या है
भाई अपने ऑनर के लिए आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में विश्वास करते हैं, आप नेशनलिस्ट हैं, आप नेशन में विश्वास करते हैं, इसलिए आप सेना में जाकर के अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। आप क्योंकि इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि मेरे घर की जो इज़्ज़त है वो मेरी बेटी है, इसलिए आपकी बेटी अगर कहीं जाती है किसी अनवांटेड ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको आप नहीं चाहते हैं, आप उसको मार सकते हैं, क्योंकि आप इस बात आपको लग रहा है कि आपका सोसाइटी के अंदर में ट्रस्ट जो है वो टूटेगा अगर आपने अपनी बेटी को ही नहीं मारा, तो वो इसलिए आप उसकी ऑनर किलिंग करते। तो ऑनर बेस्ड सोसाइटी का जन्म भी जो है वो आप ट्रस्ट जो आइडिया है वहाँ से लिंक कर सकते हैं। तो द ग्रुप सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल्स आर मोर इन नंबर दैट डू नॉट अलाइन विद द सिस्टम एंड क्योरिटी। ठीक है भाई, हमने डिस्कस किया कि भाई जिस तरीके से कि जितने ज़्यादा अगर आपका पर्टिकुलर सोसाइटी है उसमें अगर अराजक तत्व तो ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे तो फिर वो सोसाइटी एफिशिएंट नहीं होगी। ट्रस्ट मीन्स टू फॉलो अ सेट ऑफ रूल। अब ट्रस्ट का मतलब क्या है? ट्रस्ट बहुत तरीके का हो सकता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ट्रस्ट के अंदर में आपका मतलब है कि आप अगर सोसाइटी के लेवल पे अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो आप एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। अब ये पॉइंट, अच्छी और बुरी बात ये है कि भैया ये जो रूल है ना, ये कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। ये रूल तो सोसाइटी ने बनाए, गवर्नमेंट ने बनाया, फैमिली ने बनाया, नेशंस ने बनाया, ये सब ये लोग ये रूल बना करके चल रहे हैं। बट दीज रूल्स आर नॉट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो है नहीं। अब कई केसेस में आपको ये राइट के वक्त में हिंदू मुसलमान की हेल्प कर रहा है, मुसलमान हिंदू की हेल्प कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर केसेस में क्या होगा कि हिंदू को लगेगा कि अरे ये तो हिंदू होने के बावजूद मुसलमान की हेल्प कर रहा है, इसने तो हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया, अब ये व्यक्ति हमारे लिए भी अराजक तत्व है, हम इसको मार सकते हैं, हमारे पास इसका लाइसेंस आ गया है। आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, वो चाहे ऑनर किलिंग के अंदर में हो, चाहे वो इसलिए आप किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश करें कि उसने आपके परिवार के किसी व्यक्ति को मार दिया था। हाँ, तो ये क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं कि ट्रस्ट से। हमारा पूरी की पूरी आपकी लाइफ मोस्टली हमने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ का, लेकिन हम अगर आप बहुत बड़े लेवल पे स्केल पे देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा स्ट्रेंजर्स को लेकर के जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे बिल्डअप हुआ है। कभी कभी ऊपर नीचे जाता है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि बिल्डअप हुआ ही है। तभी अगर नहीं हुआ होता तो ना बैंक एग्जिस्ट कर रहे होते, ना गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट कर रही होती, ना ये अलग अलग तरीके की कंपनियां एग्जिस्ट कर रही होती। वो एग्जिस्ट इसलिए ही करती हैं क्योंकि इस तरीके का स्ट्रेंजर चीज़ें जो आप जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं उसके अंदर में आप अपने ट्रस्ट डाल रहे हैं। लेकिन अब इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि वो कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो है नहीं भाई। हमने डिस्कस किया कि इस तरीके से आपको एक सेट ऑफ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ट्रस्ट का मतलब है आप एक रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो रूल कोई भी बना सकता है। लेकिन अगर रूल कोई भी बना सकता है तो हो सकता है कि वो रूल आपके जो रूल्स हैं या आपने जो दुनिया देखी है उस रूल से अलाइन ना करें। और जैसे ही वो रूल्स अलाइन नहीं करेंगे आपका कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाएगा। आप पढ़ने लिखने लगे, आपने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ ली, आप एथीस्ट हो गए। आप जो घर वाले हैं वो थीस्ट हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, आप एथीस्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। आप ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कभी कभी दो तरीके का हो सकता है। कभी कभी बुरा हो सकता है क्योंकि भाई उससे राइट्स हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, दंगे हो सकते हैं। और कभी कभी अच्छा होता है ये इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होना, क्योंकि आप देखेंगे कि जो जितने भी LGBT कम्युनिटी हो या मिनिमम वेज हो या दहेज प्रथा को बंद करना हो, सती प्रथा को बंद करना हो, मूर्ति पूजा, ये सब बंद नहीं हुआ है ऑब्वियसली, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट से ही शुरू हुआ है। तो ट्रस्ट के अंदर में क्योंकि रूल स्पेसिफिक नहीं है, बाकी लोगों से आपको लड़ना पड़ेगा उस रूल के खिलाफ। और जब आप उस रूल से लड़ेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट वो हो सकता है कि उसके पार जा कर के आप नए रूल्स बना पाएँ, और नए रूल्स बनाने पर फिर वो एक नई सोसाइटी की संरचना होगी। किस तरीके से पहले आज से 10 साल पहले की किस हॉलीवुड मूवी और किस इंडियन मूवी में तो खैर अभी भी उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, बट हाँ ठीक है, आ रहा है, इट्स अ गुड थिंग। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले मैं थॉर देखे, लव एंड थंडर, तो उसके अंदर में जब जो थॉर की जो दोस्त है, जो एसगार्ड की जो रानी बनी हुई है फ़िलहाल, और जो वो जो पत्थर वाला वाई जो डायरेक्टर है जिसने पत्थर वाले इंसान का रोल किया है, तो वो दोनों के दोनों अपने अपने उसमें, वो पूरा लेस्बियन का ग्रुप है और वो पूरा का पूरा गेज का ग्रुप है जिसमें वो बच्चे भी पैदा कर पाते हैं। लेकिन वो इतने सटल तरीके से दिखाया गया है कि ये जैसे इंडिया में जो मूवीज़ बन रही हैं अभी LGBT कम्युनिटी के लिए, वो इस तरीके से बन रही हैं कि देखो हमने एक मूवी बनाई है और वो इस बात को दर्शाती है कि LGBT होना नॉर्मल है। मतलब आप देख रहे हैं, आप एक्टिवली दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि इट इज़ नॉर्मल, देखो देखो देखो। तो अभी हम उस फेज़ में हैं, वहाँ पर वो उस एक फेज़ आगे निकल गए कि हाँ वो तो एक नॉर्मल सा रोल है, उसमें दिखाने की ज़रूरत है। जैसे कि
जो कि बहुत बुरी बात है। जैसे कि आप कई लोगों ने इसके ऊपर आपत्ति भी जताई और जो सही भी आपत्ति जताई कि किस तरीके से बॉलीवुड के अंदर में जब किसी सरदार या किसी साउथ इंडियन का रोल लिया जाता था तो उसको फ़नी के चक्कर में बना करके बस उसको गंदा सा एक्सेंट दे दिया और केवल उसको फ़नी बनाने के लिए और केवल सरदार और साउथ इंडियन व्यक्ति को ला करके डाल देते थे। अब धीरे धीरे इस तरीके से आ रहा है कि हाँ, क्योंकि वो एक जीने का तरीका है, साधारण व्यक्ति है, तो वो फिल्म के अंदर में जस्ट ऐसा का ऐसा आता है और गुजर जाता है, उसके ऊपर कोई खास ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके से गे LGBT कम्युनिटी का जो है वो जो मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया है कि थॉर वाली मूवी में कितने सटल तरीके से उन्होंने उस बात को निकाल दिया, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। प्रॉब्लम चूँकि कॉम्प्लेक्स होती हैं, हम जब बात करते हैं तो इतने आसानी के साथ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, क्योंकि इंसान के पास पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स या 3-4 वेरिएबल्स को इकट्ठा रख कर के एक पर्टिकुलर डिसीजन बना सके या दे सके। इसलिए वो चीज़ों को आसान कर देता है, सिंपल लाइनों में तब्दील कर देता है कि हाँ ये सही है, ये गलत है। मतलब इस तरीके से समझिए कि मतलब आप आइडिया जो होता है हम उसको इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब कि अगर इस तरीके से मान लीजिए कि अगर कोई आइडियोलॉजी जब एक्सेप्ट की जाती है तो इस तरीके से एक्सेप्ट की जाती है कि भैया नहीं राइट वाले ही सही होते हैं कि लेफ़्ट वाले ही सही होते हैं, कंजर्वेटिव सही होते हैं या कंजर्वेटिव बेकार होते हैं। आपने एक स्पेसिफिक रूल बना लिया है, लेकिन रूल तो नहीं होता ना। मतलब लाइफ में जो हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते और हम हर वक्त रूल्स ही ढूंढते रह जाते हैं। नाउ दे से प्लीज़ डू नॉट फॉलो। अच्छा, ये बड़ा बेहतरीन है कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल। डेवलप्ड नेशन जो है वो जब रिवॉल्यूशन चल रहा था, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो उस वक्त में वो लोग जितने भी डेवलप्ड नेशन थे उन्होंने भर भर के कोयला इस्तेमाल किया, भर भर के पॉल्यूशन किया, भर भर के लोगों का शोषण किया, सब कर लिया और उसको करा करके अपना डेवलप्ड नेशन बन के बैठ गए। लेकिन जैसे ही डेवलप्ड नेशन बन करके बैठ गए उस तरीके से फिर डंडा लेकर के बैठ गए, अरे तुम डेवलपिंग कंट्री, तुम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हो, तुम पॉल्यूशन मत करो, तुम पॉल्यूशन। अरे भाई ये तो हिपोक्रेसी हो गई ना कि भाई तुम्हारा जब टाइम था तब तो तुमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लिया चीज़ों को और पॉल्यूशन फैला करके खुद तो इतने बड़े बन गए, अब हमें रोक रहे हो। अब इसका एक सिंपल सा लोग साधारण जवाब क्या निकालें, हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब हम भी करेंगे, हम बाढ़ में जाए दुनिया के। लेकिन अब ये सॉल्यूशन तो है नहीं ना, क्योंकि अगर मरेंगे तो अब भाई जस्ट बिकॉज कि तुमको पता था कि हाँ तुम्हारे साथ शोषण हुआ इंडिया वालों, जैसे तुम्हारे साथ शोषण हुआ है कि अमेरिका वाले तुम्हें बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा सा पॉल्यूशन कम करो, तो तुम बोलोगे कि भाई काय को कम करें, जब तुम्हारा अमेरिका वालों जब तुम्हारा टाइम था तब तुमने करा था, अब हमें रोक रहे हो तुम ये सब करने से। लेकिन अब अगर तुमने अब आज की तारीख में वो पॉल्यूशन फैला भी दिया तो तुम्हारे ही बच्चे मरेंगे उससे। तो इतना आसान तो है नहीं सॉल्यूशन बनाना, तो तुम्हें कहीं कुछ और सॉल्यूशन देखना तो पड़ेगा ही। इस नज़रिए से केवल ये बात बोल करके तो काम नहीं चलेगी कि भाई हमने रुकने वाले तुम्हारे बोलने से, क्योंकि हमारा नुकसान होगा वाकई में। हमारे अगली पीढ़ी जो है वो केवल और केवल 10-12 साल से ही लंग्स की प्रॉब्लम चलेगी, विच वी डू नॉट वांट। ट्रस्ट के जो टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। 2 टाइप्स किताब बताती है आपका कि पर्सनल लेवल पे और स्ट्रेंजर लेवल पे। पर्सनल लेवल पे आपका कोई दोस्त है, आप उस दोस्त से ट्रस्ट किस तरीके से बात करते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि मुझे मालूम है कि बंदा ये वाला काम नहीं करेगा, फला काम नहीं करेगा, मतलब ये बंदा जो है सर ये कुछ भी हो जाए ये मैं इसका गारंटी लेता हूँ, ये इसने कॉपी बनाई हुई है और क्या नाम है ये आज लेकर के नहीं आया, या फिर मैडम ये मैं जानता हूँ इसको, ये इसने आपके प्रिंसिपल ऑफिस पे जो कांच में पत्थर मारा है ये वो इसने नहीं मारा है, वो किसी और ने मारा हो सकता है, इसने नहीं मारा है। इस तरीके का ट्रस्ट है। और स्ट्रेंजर लेवल पे भी एक ट्रस्ट होता है कि वो स्ट्रेंजर लेवल पे आप जब स्ट्रेंजर लेवल पे ये होगा कि भैया आप उम्मीद करते हैं कि सामने वाला जो है वो ओवरटेक नहीं करेगा, रेड लाइट को जंप नहीं करेगा। आप रेड लाइट से जब ग्रीन है तो आपको रेड लाइट वाली साइड से आकर के टक्कर नहीं मारेगा या आपको रॉब नहीं करेगा, जो कि आपको पूरे के पूरे, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो आपको उसके सबके एक्सेप्शन मिल जाएंगे। अब कौन कर रहा है, तो वही तो है, जब इतना कैओस मचा हुआ है तभी तो ये आगे बढ़ने में इतनी सारी समस्या पेश आ रही है, क्योंकि ट्रस्ट ही बिल्डअप नहीं है। मतलब हम कभी सोचते नहीं है ना इस पर्टिकुलर आइडिया को लेकर के यार कि शायद जो हम इन सारी चीज़ों में अभी काफ़ी सारी चीज़ों को अचीव करने में नाकामयाब है इंडिया के लेवल पे, उसका एक बहुत बड़ी वजह है कि हम आपस में ट्रस्ट ही नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। चाहे वो रेड लाइट जंप करना हो, चाहे वो फुटपाथ से सड़क पार करना हो, चाहे वो थूकना हो, चाहे वो ट्रैवल करना हो, चाहे वो रेलगाड़ी से कूड़ा फेंकना हो।
लेकिन अब भले से आपके पर्सनल लेवल पे आप जितने भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं वो पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं, आपको कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ रहे डज नॉट मीन कि सोसाइटी के लेवल पे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। अगर आपने कूड़ा लिया और कूड़ा रेल से बाहर फेंक दिया या अपनी रेल में फेंक दिया या कहीं भी फेंक दिया और सभी लोग यही काम कर रहे हैं, तो फिर वो ओवरऑल लेवल पर बीमारियां जो हैं बढ़ेंगी। अब बीमारियां जब बढ़ेंगी, अब आप डायरेक्टली 1 to 1 का रिलेशन नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि क्योंकि मैंने 15 तारीख को जो मैं बेंगलोर जा रहा था जिस ट्रेन के अंदर में, उसके अंदर मैंने जो केले का छिलका था वो ट्रेन के डब्बे में वहीं फेंक दिया था और उसकी वजह से 15 दिनों के बाद में मेरा जो बच्चा है वो दिल्ली के अंदर में बीमार पड़ गया, नहीं। लेकिन एक्चुअल में दोनों का रिलेशन है, डायरेक्ट 1 to 1 वाला रिलेशन नहीं है, लेकिन रिलेशन है। वो सभी लोग जो कूड़े के छिलके को इस तरीके से फेंक रहे थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मच्छर पनपे और मच्छर पनपने की वजह से एक वक्त ऐसा आया कि दिल्ली के अंदर में बहुत अगस्त के महीने में जो कि आएगा डेंगू की जो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए आपके बच्चे को बुखार आएगा। तो कम्युनिटी के लेवल पे जस्ट बिकॉज आप छूट नहीं पाएंगे, जस्ट बिकॉज के बड़े लोगों ने मतलब डेवलप्ड नेशन ने पॉल्यूशन फैलाया था, अब आप बोलेंगे नहीं मैं भी फैलाऊंगा अब, लेकिन उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फिर वो आपको झेलने पड़ेंगे, वो कॉन्सिक्वेंसेस कहीं और नहीं जाने वाले हैं। टुडे वी ट्रस्ट सिस्टम। हाँ, ये बात भी है कि हम सिस्टम्स को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं रादर देन पर्सन के। मतलब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो पर्सनल में है वो एयर कंडीशन वाले केस में कि भाई मुझे हमेशा से लगता है कि अगर कोई व्यक्ति मैं ऐसे आसपास से व्यक्ति से बुला लेता हूँ और एयर कंडीशन खुलवाता हूँ तो व्यक्ति कुछ भी बोल करके उसके अंदर में चीज़ें निकाल देता है, चीज़ें जो है वो उसमें गड़बड़ी निकाल देता है। कभी केसेस ऐसे सुनने में भी आए, हर 4 दिन में ऐसे केसेस सुनने में आते हैं जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो लोग बोलते हैं कि भैया मेरे से 400-500 रुपये फालतू ले ले, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं कंपनी से एक्स्ट्रा वारंटी ले लूँगा ताकि मैं आराम से कंपनी वालों को, वोल्टास वालों को फ़ोन करूँगा, वो आएंगे और क्योंकि ये गारंटी में है तो वो किसी तरीके का फालतू काम मुझे नहीं बताएंगे क्योंकि मैंने पहले से ही वो 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो जिसकी वजह से मैंने 1 साल की फालतू गारंटी ले ली थी। तो लोग उस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं, सिस्टम पे ज़्यादा अच्छी प्रेफरेंस, सिस्टम पे ज़्यादा अच्छा ट्रस्ट शो कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू व्यक्ति के। और ये अलग अलग जगह होगी, जैसे कि भाई अर्बन क्लैब से कोई व्यक्ति आ रहा है आपका सफाई करने के लिए, तो आप उससे उम्मीद नहीं करते हैं कि भाई हाँ ये व्यक्ति जो है आपको तुरंत लूट लेगा, आप उसके उतने सतर्क नहीं रहेंगे एज़ कम्पेयर टू कि शायद किसी ऐसे रैंडम व्यक्ति को जब आप पकड़ेंगे। और तो किस तरीके से देख रहे हैं कि मतलब हमारी लाइफ का एक कोना जो है वो किस तरीके से ट्रस्ट के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और ट्रस्ट जो है वो रिलेटिव है, ऐसा नहीं कि ट्रस्ट ऐसा नहीं 1 to 1 का रिलेशन नहीं होता है ट्रस्ट के अंदर में। मतलब हो सकता है कि मैं अपने भाई पे ट्रस्ट करता हूँ, मुझे मारेगा नहीं, लेकिन मैं ये भाई ट्रस्ट लेकिन वो 1000 रुपये वापस नहीं देगा अगर उसने ले लिए तो। मेरा जो एनिमी है, जो मेरे मोहल्ले में रहता है, मेरा दुश्मन हो सकता है मेरी कार पे स्क्रैच मार दे, लेकिन हो सकता है कि किसी दिन अगर उसने मेरे से उधार लिया है तो वो सोसाइटी के प्रेशर के तले वो 1000 रुपये जो उसने उधार लिए हैं वो वापस कर देगा। मेरी गर्लफ्रेंड जो है मैं अगर उसको कोई सीक्रेट बताता हूँ तो वो सीक्रेट उसे रख लेगी, लेकिन हो सकता है कि वो मेरा फ़ोन ज़रूर चेक करे। तो ट्रस्ट जो है वो बड़ा ही रिलेटिव फ्लूइड वाली जैसी चीज़ है। ट्रस्ट इन द सोसाइटी विल गिव राइज टू सोसाइटल प्रेशर। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि भाई ट्रस्ट की वजह से अगर आप देखेंगे सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, सोसाइटी एक साथ रह पा रही है, आगे बढ़ पा रही है। लेकिन जैसे ही वो ट्रस्ट की वजह से सोसाइटी ज़्यादा अच्छे तरीके से फंक्शन कर पा रही थी और जब सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आती है तो फिर उसकी वजह से सोसाइटी वाले प्रेशर जो है वो डेवलप होते हैं। आपने एक बढ़िया सी सोसाइटी बना ली जो आप जानते हैं कि अच्छे बुरे मौसम में आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन फिर वही सोसाइटी के अंदर में कुछ लोग जो हैं वो दशहरा के ऊपर प्ले करना चाहते हैं और उसके लिए आपसे बोलते हैं कि 1000 रुपये दो। फिर वो आप सोसाइटी के आप नहीं देना चाहते, लेकिन आप फिर सोसाइटी के प्रेशर के तले आप वो 1000 रुपये जो है वो दशहरा करवाने के लिए या रामलीला कराने के लिए शायद दें। आपकी क्लास के अंदर में छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं कि हो सकता है कि किस तरीके से केवल सोसाइटी और ये तो प्रेशर डायरेक्ट 1 to 1 रिलेशन वाला प्रेशर था। ऐसे भी प्रेशर एग्जिस्ट करेंगे जो आपको इनडायरेक्ट है, जैसे कि मतलब क्लास के अंदर में आपने केवल क्लास की जो आपकी सोसाइटी है उसके बेसिस पे जस्ट बिकॉज 3 बच्चों के पास एक अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स है तो 5th क्लास में शायद आपने भी ये बात फील की होगी कि यार मुझे भी अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो चाहिए है। ट्रस्ट इंड्यूसेस द आइडिया ऑफ सिक्योरिटी। ट्रस्ट की वजह से ही सिक्योरिटी का जो आइडिया है वो एग्जिस्ट करता है कि वो अरेंजमेंट जो कि फोर्स करेंगे लोगों को सोसाइटल प्रेशर के लिए। कि हमने सबसे पहले बात की कि जैसे ही एक पर्टिकुलर लोग जो हैं वो एक हद से 150-200 से जब ऊपर बढ़ने लगते हैं, जब लोग स्ट्रेंजर से मिलने लगते हैं, तब उन्हें थर्ड पार्टी चाहिए जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाएँ। और ट्रस्ट की वजह से आपका क्या आ जाता है कि सोसाइटल प्रेशर जो है वो जनरेट होता है और सोसाइटल प्रेशर की वजह से आप और उसके अंदर में एक और चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, द आइडिया ऑफ सिक्योरिटी। कि आप इस तरीके से प्रेशर डेवलप करते हैं सोसाइटी के ऊपर में सिक्योरिटी की वजह से, जिसकी वजह से वो इररिस्पॉन्सिबल जो है वो एक्ट ना करें। मतलब कि आप एक
कई स्टैंड अप था वरुण ग्रोवर का, जिसके अंदर वो सिक्योरिटी वालों का रैंट कर रहे थे कि भैया क्या करोगे, लेकिन वो सिक्योरिटी वाले जो हैं वो उनका किसी बम, हो सकता है किसी बम को ना बचा पाएँ वो फटने से, लेकिन वो उस वक्त में जो स्कूल के बच्चे होते हैं जो कूद फांद कर रहे हैं, जो 11th-12th के हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो थोड़ा सा मतलब उग्र स्वभाव के हो सकते हैं, इधर उधर कूद फांद कर रहे हैं, तो उनके होने की वजह से, सिक्योरिटी लोगों की होने की वजह से, केवल और केवल ड्रेस उनकी होने की वजह से वो तो लोग थोड़ा शांत रहेंगे, क्योंकि इसके लिए उन्हें जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो तुरंत की तुरंत सज़ा नहीं दे रहे हैं उन लोगों को जा कर के, लेकिन वो इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि इस बात का आइडिया क्रिएट हो रहा है कि हाँ, सोसाइटल प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पर तुम हुड़दंग नहीं मचा सकते। इस किताब के 4 पार्ट हैं, अगर वो देखे जाएँ तो ये पार्ट 1 जिसके अंदर में हम साइंस ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं पूरा का पूरा, और इसके अंदर में सारी चीज़ें आएंगी। उसके अंदर में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, न्यूरो साइंस, गेम थ्योरी, सिस्टम डायनेमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, फिलोसफी, थियोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, सब चीज़ें केवल और केवल हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रस्ट के आइडिया के आसपास घूम रही हैं। दूसरा जो पार्ट है उसके अंदर में आपके किस तरीके से सोसाइटी के अंदर में जो प्रेशर डेवलप हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के जो प्रेशर डेवलप हो जाते हैं, मॉरल प्रेशर हो, रेपुटेशनल प्रेशर हो, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर हो, सिक्योरिटी सिस्टम हो। और इसके बाद 3rd पार्ट में जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से डिलेमास वगैरह को देखेंगे। मतलब डिलेमास का मतलब है सिंपल कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, तो एक हाथ पे एक चीज़ नज़र आएगी, दूसरे हाथ पे दूसरी चीज़ नज़र आएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको डिलेमा बोलते हैं। कि 4th पार्ट में वो कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये मल्टीपल पहला पार्ट जो है वो हम कवर किया हमने। तो चैप्टर 1 था जो हमने किया, वो था ओवरव्यू किसको लेकर के पूरा का पूरा आइडिया के इस बारे में होगा। अभी हम साइंस ऑफ ट्रस्ट जो पार्ट 1 है उसको शुरू कर चुके हैं, और साइंस ऑफ ट्रस्ट के अंदर में जो पहला चैप्टर था या बुक का जो दूसरा चैप्टर है वो है ट्रस्ट के ऊपर, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट की जो बात हुई थी उससे हम अगला स्टेप जो पहुंचे थे वो सिक्योरिटी के ऊपर पहुंचे थे कि किस तरीके से द आइडिया ऑफ सिक्योरिटी की, चाहे वो अपने आप को बचाना हो, किस तरीके से बचाना हो, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो किसी तरीके से अपने ऊपर क्या क्या चीज़ें होंगी वो फिलहाल देखते चलेंगे हम, ठीक है। आइडिया तो यही है ना। चैप्टर नंबर 2 पहला पॉइंट क्या है कि सिक्योरिटी इज अल्टीमेटली शो हाउ वी इंड्यूस ट्रस्ट इन सोसाइटी। कि हम बात कर रहे थे कि सोसाइटी के लेवल पे, कि सोसाइटी में किस तरीके से अगर अलग अलग लेवल पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस इंड्यूस करे जाएं तो उसकी वजह से भी ट्रस्ट बिल्डअप होता चला जाएगा। ट्रस्ट अलग अलग है, सामने वाले हमारा ट्रस्ट के सामने वाला मारे नहीं, और अगर हमारी सेम ही ट्राइब से है तो ये विश्वास होना कि ये हमें मारेगा नहीं, और सामने वाला दूसरी ट्राइब से है तो इस बात का ट्रस्ट होना कि हाँ मारेगा। तो चाहे वो शेर की दहाड़ हो, वो उसके अंदर में भी सिक्योरिटी का फीचर है कि भैया वो अपना जो टेरिटरी है उसको बताने की कोशिश कर रहा है। चाहे अगर कोई भी जानवरों के अंदर में अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए यूरिन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो, चाहे इतना हो कि चाहे हमने जिराफ का एग्जांपल पढ़ा हो कि जिराफ अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट को खाने की कोशिश करता है तो प्लांट को जब खाया जाता है तो प्लांट की पत्तियों को इंजरी होती है और प्लांट के अंदर में एक पाथवे चालू होता है। पाथवे के अंदर में बन जाता है इथिलीन उड़ता है, गैशियस हार्मोन है, बगल के पेड़ों को बताता है कि भैया इंजरी हो रही है, कोई खा रहा है हमें, तो तुम कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस बनाओ, तो जिसकी वजह से पत्ते कड़वे हो जाते हैं और जो जिराफ है फिर उनको कम से कम खाता है, या एटलीस्ट हवा से उल्टी डायरेक्शन में। तो जिराफ भी एक कदम आगे चले गए। तो उन्होंने अगली बार क्या चालू करा कि भाई जिस दिशा में हवा चल रही होगी ना उससे ऑपोजिट दिशा के जो पेड़ हैं उनको खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इथिलीन केवल उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है। तो एक कदम तुम रखोगे तो उसके एक कदम आगे हम रखेंगे। ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, रेड क्वीन इफेक्ट बोलते हैं उसको, जो अभी आगे आएगा। अब प्लांट, चाहे इसमें बात करें हॉर्न वर्म की, मतलब कि कोई भी कैटरपिलर वगैरह जो पेड़ को खाते हैं और उसकी वजह से
आसपास के पेड़ों को किस तरीके से पता चल सकता है कि अरे भैया टॉक्सिक सब्सटेंस बनाने शुरू करो, हमें खाने वाला आ रहा है कोई। हर एक ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है कि किसी तरीके से ऐसे एट्रीब्यूट्स इख्तियार किए जाएं जिसकी वजह से सिक्योरिटी आए। अभी हम ट्रस्ट वाले पार्ट को एक सेकंड के लिए त्याग दे रहे हैं, हमें ये मालूम पड़ गया है कि किस तरीके से ट्रस्ट और सिक्योरिटी आपस में मिले जुले हैं। अब हम केवल और केवल इस चैप्टर में सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के जो ऑप्शंस होते हैं अलग अलग रेल्म में, ह्यूमंस में और जानवरों में और पेड़ों में, किस तरीके से सिक्योरिटी को आइडिया किस तरीके से सिक्योरिटी का आइडिया इन्फ्यूज्ड है उसको देखने की कोशिश करेंगे। प्लाज्मिड वाला आइडिया बहुत सही था कि भाई कई प्लाज्मिड ये बात इंश्योर करते हैं कि किस तरीके से कि भैया प्लाज्मिड है तो उसके अंदर में वो टॉक्सिन का जीन भी है और उसी ही टॉक्सिन का एंटीडोट भी है। अब देखो क्या कर रहा है, अगर किसी ने प्लाज्मिड लिया और प्लाज्मिड लेने के बाद किसी बैक्टीरिया ने प्लाज्मिड लिया और प्लाज्मिड लेने के बाद प्लाज्मिड को मारने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश करी, तो बैक्टीरिया खुद ब खुद मर जाएगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो टॉक्सिन बना रहा है, जो एंटीडोट बना रहा है, उनकी हाफ लाइफ होती है, मतलब कि वो एक समय के बाद डिग्रेड होते हैं। तो टॉक्सिन जो है वो देर में डिग्रेड होता है, एंटीडोट जल्दी डिग्रेड हो जाता है। तो अगर बैक्टीरिया ने प्लाज्मिड को ख़त्म करने की कोशिश की या किसी भी तरीके से प्लाज्मिड, वैसे सोचने का सही तरीका ये है कि केवल वही बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे जिन बैक्टीरिया के अंदर में प्लाज्मिड सही सलामत मौजूद हो। क्योंकि अगर प्लाज्मिड सही सलामत मौजूद होगा तो इधर से टॉक्सिन बन रहा है तो इधर से एंटीडोट भी बन रहा है, तो एंटीडोट और टॉक्सिन शांत रहेंगे। लेकिन वो बैक्टीरिया जिनके अंदर में प्लाज्मिड ख़त्म हो जाए, केवल टॉक्सिन और एंटीडोट थोड़ी सी मात्रा में रह जाए, तो टॉक्सिन और एंटीडोट डिग्रेड होने लगेंगे। टॉक्सिन देर में डिग्रेड होगा, एंटीडोट जल्दी डिग्रेड हो जाएगा और इससे टॉक्सिन जो है बैक्टीरिया को मार देगा। और इस तरीके से प्लाज्मिड ने अपना सिक्योरिटी लगा दी अपने सर्वाइवल के लिए। अगला कॉन्सेप्ट, मोस्ट कॉन्सेप्ट इन लाइफ आर अंडर, हाँ यही मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि ज़िंदगी के अंदर में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम रेसिप्रोकली समझते हैं। हमको ये तो मालूम होता है कि ए और बी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ए की वजह से बी कॉज हो रहा है या बी की वजह से ए कॉज हो रहा है, इसमें हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में हम चिल्ला चिल्ला कर कहते रहते हैं कि भाई जैसे अभी मैं कह रहा था कि प्लाज्मिड ने अपनी सिक्योरिटी को श्योर करा है, जबकि प्लाज्मिड के पास कोई दिमाग थोड़ी है, प्लाज्मिड कोई जिंदा थोड़ी है, प्लाज्मिड कोई सोच थोड़ी रहा है। असल में ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, रेसिप्रोकली होती हैं। जैसा मैंने कहा कि सोचने का सही तरीका ये है कि वो बैक्टीरिया मर जाएंगे जिन बैक्टीरिया के अंदर में प्लाज्मिड को काटने या ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, केवल वही बैक्टीरिया जिंदा बचेंगे जिसमें प्लाज्मिड इंटैक्ट है। ये है सोचने का सही तरीका। लेकिन हम किस तरीके से आर्ग्यूमेंट जब पेश करते हैं तो कुछ इस तरीके से आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि लंग वाली फ़िश हुआ करती थी भाई, और लंग वाली फ़िश जो है उसके पास लंग है, अब वो धीरे धीरे लंग्स को और ज़्यादा डेवलप करेगी और फिर पानी से बाहर आ जाएगी और फिर एम्फीबियन बनेंगे और फिर उससे आगे चल करके रेप्टाइल बनेंगे। इस तरीके की रीजनिंग हम करते हैं जो कि गलत है, उल्टा है। असल में रैंडम म्यूटेशंस होंगी और रैंडम म्यूटेशन के दौरान जिन लोगों में लंग्स डेवलप ज़्यादा और अच्छे से हो जाएंगे वो बाहर निकल कर के ज़िंदा रह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वो मछलियाँ जिनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो ये सर्वाइवल का लड़ाई है कि जो सर्वाइव कर जाएगा वही तो आगे जा कर के रिप्रोड्यूस करेगा। हम कहते हैं कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा केमिकल बनाती है अपने शरीर के अंदर में जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है वो बिटर हो जाता है, कड़वा हो जाता है, और जो बाकी ऑर्गेनिज्म है उसे नहीं खाते हैं। ऐसा तो नहीं, उल्टा है। वो ही बटरफ्लाई जिंदा बची जो स्वाद में कड़वी थी और उनके कुछ स्पेसिफिक फिनोटाइप थे। तो जो बाकी ऑर्गेनिज्म थे, बाकी चिड़िया वगैरह थी, उन्होंने इन दोनों को रिलेट कर दिया कि भैया अगर ऐसा पैटर्न मिले तो इसका मतलब है कि ये टॉक्सिक है। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो चटकीले मेंढक मिलेंगे तो बाकी ऑर्गेनिज्म समझते हैं कि भैया ये जो है वो है टॉक्सिक है, मतलब कि ये जो है पॉइजनस है, तो इससे बच करके रहो। तो उसने अपना सिक्योरिटी का फीचर वहाँ पे बिल्ड कर लिया। और क्या नाम है, सांप है। सांप में जो चटकीले रंग का है, जो कि जिसमें लाल पीला ऐसा पैटर्न आता है कि भैया ये वाला सांप जो है पॉइजनस है, इससे बच के रहो। और सांप के लिहाज से देखेंगे तो उसने अपने लिए सिक्योरिटी बनाई हुई है। अब इसमें एक कदम और आ जाता है कि कई लोग जो हैं, कई ऑर्गेनिज्म जो है इनको मिमिक करने लगते हैं। तो मोनार्क बटरफ्लाई को दूसरी बटरफ्लाई मिमिक करने लगती है, टेस्ट नॉर्मल करती है, लेकिन उसको भी सिक्योरिटी मिल गई बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए
बाकी ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि वो दिखने में मोनार्क बटरफ्लाई की तरह। कुछ सांप वो पैटर्न कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन पॉइजनस नहीं होते हैं, तो बाकी ऑर्गेनिज्म डर जाते हैं कि अच्छा ये पॉइजनस तो नहीं है। तो मिमिक्री वो चीज़ है जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती है, जो कि इनडायरेक्टली सिक्योरिटी का फीचर जो है प्रोवाइड कर रही है। और एक और चीज़ जो आम जिंदगी में हम देखते हैं, हम कहते हैं कि भैया नहीं, एक ही चीज़ पे ध्यान दो, एक ही चीज़ पे ध्यान दो। असल में उल्टा है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत चाहते हैं कि मतलब ये काम तो मुझे करना ही करना है, कि मुझे फलां पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है, जब आपकी चाहत, जब आपका जज्बा उस एग्ज़ाम को क्लियर करने का इतना ज़्यादा हो जाएगा, तब जा कर के आप होगा यूँ कि आप किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब वो लोग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, जब वो दूसरे लोगों को बताएंगे तो क्या बताएंगे, भैया एक ही चीज़ पे ध्यान देना। अब जिसने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है उसने तो बड़ा नेचुरली प्रोसेस आया था, उसका बड़ा नेचुरल प्रोसेस था कि भैया मेरे को अगर नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो क्या नाम है, वो चाह कर के भी पार्टीज़ अटेंड नहीं करेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो अपना ख्याल नहीं रखेगा, ग्रूमिंग नहीं करेगा, अपने आप को ग्रूम करने पर समय व्यतीत नहीं करेगा। वो नेचुरली ही केवल और केवल वो चीज़ करेगा जो कि उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलवाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन बाकी लोगों को जब ये सुनाई देगा तो उन्हें सुनाई देगा कि एक ही चीज़ पे ध्यान देना, तो वो डेलिबरेटली एक ही चीज़ पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। बोले नहीं फ़ोन वोन नहीं करना होता है, एक ही चीज़ पे ध्यान दो। नहीं भाई, अगर वो चीज़ नेचुरली हो रही है, अगर आप सीरियस हैं तो वो चीज़ अपने आप होगी। तो वही कि अगर आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप पार्टी में नहीं गए थे, असल में आप सीरियस थे तो आप पार्टी में जा ही नहीं पाए। तो ये इस आइडिया को बोलते हैं रेसिप्रोकल अंडरस्टैंडिंग, जो कि बहुत सारी चीज़ों में है। तो आपकी लाइफ में भी कई सारी ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जो कि जिसके अंदर में रेसिप्रोकल अंडरस्टैंडिंग है। आइडिया वही कि इस बात को क्लियर करने के लिए कि इवोल्यूशन होता कैसे है, ऐसा नहीं है कि वही वाला कि मोनार्क बटरफ्लाई ने सोचा कि मैं कड़वा हो जाती हूँ, चलो नहीं, रैंडम म्यूटेशन हुई, कुछ म्यूटेशंस के ज़रिए शरीर में ऐसे कंपोनेंट्स बनने लगे जिसकी वजह से दूसरा ऑर्गेनिज्म जब बटरफ्लाई को खाता था तो उसे कड़वा लगता था। अब इसकी वजह से कुछ वो ऑर्गेनिज्म तो खा लिए जाएंगे जो कड़वे नहीं लगते हैं, लेकिन वो छोड़ दिए जाएंगे जो कड़वे लग रहे थे। तो वो रैंडम म्यूटेशन की वजह से एक स्पेसिफिक फिनोटाइप जो है वो उभर करके आता है। अब वो स्पेसिफिक फिनोटाइप भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक प्रोटीन भी हो सकता है, वो स्पेसिफिक प्रोटीन जो कोई एक एंजाइम है उसके ज़रिए कोई एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और ये चीज़ें जब बनती हैं तो एक स्पेसिफिक फिनोटाइप जब आपको मिलेगा, और वो फिनोटाइप भी रैंडमली बनते रहते हैं, अलग अलग लोगों में 10-50 तरीके के अलग अलग मॉलिक्यूल बनते रहते हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक सर्वाइवल प्रेशर आएगा, उस प्रेशर के अंदर में केवल वही लोग जिंदा बचेंगे। तो जैसे कि मोनार्क बटरफ्लाई में जब खाने वाले लोग आएंगे तो मोनार्क बटरफ्लाई जो है ज़िंदा बचेगी। तो ये सही तरीका है सोचने का। ऐसा नहीं बोल सकते कि चूँकि सब भालू जो था वो क्या नाम है कि समुद्री जो ठंडे प्रदेशों में जो मछलियाँ मिलती हैं या व्हेल मिलती है या जो सील मिलती है, उनके ऊपर फ़ैट की बड़ी मोटी लेयर होती है जिसको ब्लबर बोलते हैं, उन्होंने अपने शरीर पर एक मोटी फ़ैट की लेयर लगा दी। नहीं, उल्टा है। तो रैंडम म्यूटेशन हुई, वही ज़िंदा बचे जिनके पास एक मोटी फ़ैट की शीथ थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझ करके अपने शरीर के ऊपर कोई मोटी शीथ नहीं लगाई है। सिक्योरिटी, अगर हम नज़रिया है ये केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों अल्टीमेटली चाह रहे हैं कि आपको किसी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करा जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भैया फास्ट है, मानते हैं, लेकिन इसके अंदर में फास्ट होने के बावजूद कि 2, 4, 8, 16 ऐसे बन तो रहे हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो सारी की सारी आइडेंटिकल ही बन रही हैं। अब क्या होगा कि अगर आप एक कम समय के अंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोजेनी बना जाएंगे तो सामने से अगर कोई खा भी रहा है, कोई प्रेडेटर भी है, तो वो भाई 50%, 80%, 90% खा जाएगा, फिर भी 10 लोग प्रोबेबिलिटी के ज़रिए बच जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। तो आपने केवल और केवल ज़्यादा बच्चे पैदा करके इस बात को मेक श्योर कर लिया, इस बात को सिक्योर कर लिया कि कुछ लोग जो हैं वो ज़िंदा बच जाएंगे, सिक्योरिटी। अब यही तो ये है तो सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी दूसरे तरीके से भी लाई जा सकती है, उसे कहते हैं आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जेनेटिक वेरिएबिलिटी लेकर के आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे तो उतने ज़्यादा नहीं पैदा हो रहे हैं, लेकिन
वो सारे के सारे अलग अलग तरीके से हैं। अब आप एक ही तरीके से सबको नहीं मार पाएंगे। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया यहाँ पर चीज़ों को मार पा रहा था, सबको मार पा रहा था, केवल कुछ इसलिए बच के चले गए क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी डिवीज़न हो रहा था, यहाँ पर वो मार ही नहीं पाएगा। तो कम लोग भी है तब भी व्यक्ति जिंदा बच जाएगा। जैसे कि कोरोना वायरस के अंदर में मतलब कोविड के अंदर में कोरोना का जो वायरस है वो सबको नहीं मार सकता, क्योंकि सबके अंदर में सिमिलर हैं लेकिन सब लोग आइडेंटिकल नहीं हैं, और इसकी वजह से कुछ लोग बच जाएंगे। तो असल में हैं तो दो अलग अलग मेथड, लेकिन दोनों के दोनों मेथड एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और वो है सिक्योरिटी का। बोथ आर हेल्पिंग इन देयर वे टू सर्वाइव। तो वो है। अब क्या नाम है, दोनों ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल को जो बताया गया है, ये एक नज़रिया है, और भी नज़रिए एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि केवल सिक्योरिटी देने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। एक और जो देखने का नज़रिया है वो है रिपेयरिंग वाला, कि किस तरीके से कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसके पास मतलब एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ही है ना, उसके पास एक ही सेट है, एक ही क्रोमोसोम है। एक दूसरा ऑर्गेनिज्म था, उसके पास सेम 2 सेट थे उसके पास क्रोमोसोम के। तो हुआ यूं कि अगर उसका एक क्रोमोसोम गलती से कहीं कट भी जाता है तो दूसरा जो क्रोमोसोम है उससे देख करके पहले वाले क्रोमोसोम को रिपेयर किया जा सकता है। तो ये शुरुआत हुई थी रिपेयरिंग से, और वही रिपेयरिंग धीरे 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 करके मियोसिस में कन्वर्ट हो गई, और वहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिकॉम्बिनेशन ने हेल्प कर दिया और व्यक्ति को जिंदा रहने में। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और भी ज़्यादा प्रिवेल करने लगा। कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के हम जब भी डिस्कस करेंगे, चीज़ें सिंपल आर्ग्यूमेंट लेकर के, क्योंकि हम इंसानों की ये कमी है कि मैं आपको एक बार में 10 वेरिएबल चाह करके भी नहीं बता सकता। मैं एक बार में एक ही वेरिएबल उठा पाऊंगा, लेकिन चूंकि ये इंसानों की कमी है कि एक बार में एक ही वेरिएबल उठाया जा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वही वेरिएबल जिम्मेदार है 100% उस पर्टिकुलर आउटकम के लिए। नहीं, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से वो फाइनल आउटकम आ रहा है। रेड क्वीन इफेक्ट क्या है, ये मतलब ये लिटरली वहीं से लिया गया है, एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास। इसके अंदर में क्या था कि जो रेड क्वीन है वो भाग रही है, और जो उसके आसपास का जो बैकग्राउंड है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो वो इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है कि रेड क्वीन जो है वहीं की वहीं खड़ी है। अब इसका जो सिमिलर आइडिया है वो ये है कि किस तरीके से एक आपकी मान लीजिए लोमड़ी है, तो लोमड़ी तेज भागती, जो लोमड़ियाँ तेज भागेंगी वही खरगोश को पकड़ पाएंगी, वही खाएंगी खरगोश को, और खाएंगी तो जिंदा बचेंगी, जिंदा बचेंगी तो घर जाएंगी, रिप्रोडक्शन करेंगी। उसी तरीके से जो खरगोश हैं जो धीरे भाग पाते हैं वही पकड़े जाएंगे और वही मारे जाएंगे, लेकिन जो तेज़ खरगोश होंगे वो पकड़े नहीं जाएंगे, वही घर जाएंगे, वही रिप्रोडक्शन करेंगे। अब इसके अंदर में भी अब क्या है कि तेज लोमड़ी प्रेशर डाले हुए है कि तेज खरगोश बने, और तेज खरगोश ने प्रेशर डाला हुआ है कि तेज लोमड़ियाँ बने। तो दोनों के दोनों भाग रहे हैं अपने इवोल्यूशन की रेस में, लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे से बराबर की दूरी पर ही रहेंगे, क्योंकि जितने जैसे जैसे लोमड़ियाँ तेज हो जाएंगी उसी तरीके से जो है वो भी जो खरगोश है वो भी तेज होते चले जाएंगे। तो बहुत सारी जगह ऐसे एग्जाम्पल आपको इवोल्यूशन के अंदर में देखने को मिलेंगे कहीं कि भैया इस तरीके का अगर सांप पॉइजन बढ़ाता चला जा रहा है तो जो नेवला है उसके अंदर में वही नेवले जिंदा बचेंगे जो ज़्यादा पॉइजन झेल पाते हैं। तो उसी तरीके से आर्म्स रेस है कि भाई तुम भी एक कदम चलते रहो, हम भी एक कदम चलते रहें और एक दूसरे से बराबर की दूरी पे रहेंगे, तो इसको रेड क्वीन हाइपोथेसिस का आइडिया बोला जाता है। अगला आइडिया चैप्टर नंबर 2 में है कि भैया ह्यूमंस जो हैं वो स्मार्ट हैं। ह्यूमन इज नॉट स्मार्ट, कि हम अकेला ह्यूमन जो होता है वो स्मार्ट नहीं होता है। हमको मतलब मुझे क्या पता कि खेती किस तरीके से की जाती है, रॉकेट किस तरीके से बनता है, लेकिन हाँ नीट किस तरीके से निकाला जाता है शायद मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। कंसिडर कर लेते हैं एक टीचर का लेकर के अगर ठीक है। लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो स्मार्ट हैं, ह्यूमंस स्मार्ट हैं कि हमारी जो सोसाइटी के लेवल पे जब एक गुच्छा बन जाता है लोगों का, तो एक को फला चीज़ आती है, दूसरे को ठिकाना चीज़ आती है, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी चीज़ में एक्सपर्ट है और इसलिए जो
लैपटॉप जब बनता है तो कितना ख़तरनाक जो लैपटॉप है या घर जो है या सड़कें जो हैं कितनी बढ़िया बनाई जा सकती हैं, सोसाइटी कितनी बढ़िया तरीके से बनाई जा सकती है, क्योंकि एक व्यक्ति नहीं है जिसको सब काम आते हैं, सबको अपना अपना काम आता है और सोसाइटी के लेवल पे इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। स्मार्टनेस हेल्प्स फॉर डिसेप्शन, और स्मार्टनेस और डिसेप्शन का बड़ा अच्छा नाता है, क्योंकि अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट को तोड़ने वाला भी होना चाहिए, ट्रस्ट को तोड़ने वाले को ही हम डिसेप्शन कहते हैं, धोखा देना बोलते हैं। और व्यक्ति का जितना ज़्यादा न्यू कॉर्टेक्स होगा, हमारा जितना ब्रेन है, तो ब्रेन में जो आपको पार्ट नज़र आता है ना वो केवल और केवल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है। असल में जो भाई बाकी ऑर्गेनिज्म में जो नीचे वाला पार्ट है, जो अमिगडाला पार्ट है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, वो भी बड़ा अच्छा खासा अमाउंट होता है, लेकिन हमारे अंदर आप देखेंगे तो नियो कॉर्टेक्स 80% है। हमारे से सबसे करीबी जो एप है उसमें 50% है, बाकी में 10 से 40% है। हमारा नियो कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा है, हम धोखाधड़ी में बेहद आगे हैं, मतलब कि हमारे अंदर में ट्रस्ट को तोड़ने का जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है वो बहुत बेहतरीन लेवल पे चल रहा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे ऑर्गेनिज्म। एक नया कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर में डनबार नंबर का। डनबार नंबर क्या होता है कि भैया मीनिंगफुल इंटरेक्शंस, कि भैया आपके अगर 150 मित्र हैं, आप तकरीबन 150 जमा घटा 10-15 इतना आप जो है इतने आपके मीनिंगफुल फ्रेंड्स हो सकते हैं, मीनिंगफुल इंटरेक्शंस हो सकती हैं। ये कहाँ से आया कि भैया नियो कॉर्टेक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारा जो कॉर्टेक्स होता है वो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि हम कितनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो कितने मीनिंगफुल इंटरेक्शन जो है हम फॉलो कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डनबार नंबर, जो कि तकरीबन 150 के करीब रहता है इंसान का। तो देखा गया कि लोग जो क्रिसमस कार्ड भेजते हैं वो तकरीबन एक परिवार जो है 150 लोगों को भेजता है। जो ट्रूप्स होते थे, जो लोगों को जो जत्था बनता है वो 150 लोगों का होता है, मतलब प्लस माइनस नंबर करके। न्यूलिथिक टाइम पीरियड में जो सोसाइटीज़ होती थी वो 150 लोगों की होती थी। पुराने समय के भाई एक गांव है उसमें 150 का जो गुच्छा है वो बन करके रहता था, क्योंकि वहाँ पर मीनिंगफुल इंटरेक्शंस हो सकती हैं। हमारा दिमाग जब इससे ज़्यादा चीज़ें, इससे ज़्यादा नंबर बढ़ाने लगेगा तो फिर स्ट्रेंजर्स आपस में मिलने लगेंगे, और जैसे ही स्ट्रेंजर्स आपस में मिलने लगेंगे फिर वो आपका ट्रस्ट वाला फैक्टर जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो आ जाएगा। और नियो कॉर्टेक्स ही जब हमने, क्योंकि नियो कॉर्टेक्स जो हमारा कॉर्टेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रुप साइज़ के, तो हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी डेटा निकाला गया कि भैया ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो 70 का उसका मीनिंगफुल इंटरेक्शन कर सकते हैं। टूल यूज़ करने वाले जो एंसेस्टर थे वो 80, उनका डनबार नंबर था। होमो इरेक्टस 110 है, निएंडरथल्स 140, हम लोग 150। एक आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात है इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि आज हम भरे से कितना ज़्यादा चिल्लाते रहते कि भैया इतनी लड़ाई होती है, कोई भी किसी को मार देता है ये फलाना ठिकाना, लेकिन यकीन मानिए कि वो इतना ज़्यादा कम हो चुका है पहले के मुकाबले में। जितने भी पुरातन विभाग ने चीज़ें निकाल करके देखी हैं, जो भी हम डेटा निकाल करके एनालिसिस करे हैं, हमको ये पता चला है कि मेल्स 15 से 25% मेल हमेशा लड़ाई करके मर रहे हैं। 15 से 25, मतलब हम आपकी क्लास में लगभग चौथाई लोग केवल और केवल एक दूसरे को चाकू वाकू मार करके मार दिए जाएंगे। तो वो पहले के मुताबिक अब जो है बड़ा कम है वो नंबर। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा था। अगले चैप्टर के जो आइडियाज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे अब।